तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में हिस्ट्री यानी इतिहास का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जिन भी छात्रों की परीक्षा इतिहास यानी हिस्ट्री की होने वाली है आने वाले दिनों में, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको गारंटी देने वाला हूं कि जो मैं प्रश्न बताऊंगा अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। और आज का पूरा मॉडल पेपर देखिए कि परीक्षा में यानी इतिहास का जो पेपर होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न आते हैं। तो A to Z जानकारी और आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर भी बताएंगे। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपको परीक्षा में पास होना तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और हाँ, आपको एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही मेहनत के बाद बनती है। ठीक है, क्वेश्चन रिसर्च करना, मॉडल पेपर तैयार करना, आंसर प्रिपेयर करना, उसके बाद क्वेश्चन का वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड करना। तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए और आप लोग परीक्षा में 100% अपना दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, वो छात्र ध्यान देंगे जिनका पेपर, देखिए हिस्ट्री का तो पेपर है, हिस्ट्री में भी कई पेपर होते हैं, जिनका पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर का नाम होता है, जैसे कि बहुत क्वेश्चन पेपर का नाम अलग अलग होता है, जैसे कि हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, ठीक है, और हिंदी काव्य। ये सभी पेपर अलग अलग होते हैं और अलग अलग हिंदी काव्य का पेपर अलग होगा और हिंदी गद्य का अलग होगा, तो दोनों में प्रश्न अलग अलग आएंगे। उसी तरह हिस्ट्री में भी पेपर का नाम है, ठीक है, एंशिएंट एंड अर्ली, ठीक है, मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD। ठीक है, तो जिन भी छात्रों की परीक्षा होने वाली उनका क्वेश्चन पेपर अगर ये है तो गारंटी है आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पेपर मैच जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, और ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो रिटन बेस का है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये में थोड़ा जो क्वेश्चन है वो ब्लर दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए मैंने इन सारे क्वेश्चनों को पूरा एक अच्छे मतलब कि तरीके से लिख लिया है। ठीक है, वर्ड पैड पे अच्छे से लिख लिया है, जिससे आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन जो इसमें हैं। ठीक है, सही क्वेश्चनों का मैंने उसमें नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो भी चीज़ दिखे वो पूरी क्लियर दिखे। तो चलिए वो मैं PDF ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप ऊपर मॉडल पेपर देख रहे थे वैसे ही उसमें के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आए कि क्वेश्चन कौन सा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लियो वही सारे क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में थे। तो पहला प्रश्न था कि बिंदुसार कौन था। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है हिस्ट्री के। ठीक है, तो इस बार भी आपकी परीक्षा में इस प्रश्न आने के पूरे चांस है। तो इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है कि बिंदुसार, ध्यान दीजिएगा, 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य वंश राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। यानी कुल मिला के अगर साफ शब्दों में कहें तो जो बिंदुसार हैं, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, और मौर्य राजवंश के राजा थे, जो कि इनका जो शासनकाल था वो 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन का हम उत्तर बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने रखे हैं और आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इतिहास से आपका क्या आशय है, या फिर इतिहास से आप क्या जानते हैं। ठीक है, या आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इतिहास के अंतर्गत जिस भी विषय का हम अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीत गई हैं, घटनाएं घटी हैं, ठीक है, और घटनाओं से जुड़ी जो समय सारणी है, घटनाओं से जुड़ी जो उनका काल है, समय है, ठीक है, उसका वर्णन हुआ है। ठीक है, उसी को हम इतिहास कहते हैं, उसी को इतिहास की परिभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 4 पुरुषार्थों के नाम लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हाई लेवल का आपको
इस प्रश्न का उत्तर मालूम भी होगा। तो 4 पुरुषार्थ हैं। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा धर्म, नंबर 2 पे आपका आ जाएगा अर्थ, और नंबर 3 पे आपका आ जाएगा कर्म, और नंबर 4 पे आपका आ जाएगा मोक्ष। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है वो अतले गुत्रे के हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपको 85 शब्दों में देना होगा। ठीक है, 50 शब्दों में, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय के हैं तो 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। आगे लघु उत्तरीय आएंगे, उनके बारे में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आश्रम व्यवस्था प्रमुख रूप से एक नैतिक मानसिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी आयु की विभिन्न स्तरों में पृथक पृथक दायित्वों का निर्वाह करते हुए जीवन के अभिष्ट लक्ष्य को पाना है। अर्थात आश्रम व्यवस्था एक प्रकार की प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख देंगे। इन सभी का जो उत्तर है, अगर आप अच्छे से इंटरनेट पे पढ़ना चाह रहे हैं तो इंटरनेट पे इन सभी प्रश्नों का जैसे कि लिख दीजिएगा कि आश्रम सिस्टम क्या है या आश्रम व्यवस्था क्या है। जैसे आप लोगों के सामने आंसर ओपन होकर आ जाएगा तो उसमें से उत्तर पढ़ लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन बैंक या फिर आपने बुक है आपके पास तो उसमें से इस क्वेश्चन का यानी इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो सारे प्रश्न का उत्तर अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आपको बताना। भाई पृथ्वीराज तृतीय कौन था? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उत्तर में लिखना है कि पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल इसका जो था वो 1178 से 1192 था। ठीक है, 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल था वो था, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। ठीक है, चौहान राजवंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में प्रारंभिक चौहान क्षेत्र ठीक है सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय की आपको परिभाषा लिखनी है या फिर कौन थे उनके बारे में लिखना है। समय काल कितना था यानी किस वर्ष से कितने वर्ष तक इन्होंने राज किया उसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कुल मिलाकर सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तृतीय किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नरेश थे। ठीक है, साधारणतया विद्वान उनके राज्यारोहण की तिथि 319 से और 320 ईसा पूर्व निश्चित करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने उसी तिथि से आरंभ होने वाले गुप्त संवत की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं या फिर चंद्रगुप्त कौन थे उनके बारे में लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजात शत्रु कौन था? ठीक है, तो अजात शत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट था और बिंबसार जो थे इनका ठीक है बिंबसार का पुत्र था जिसने अपने पिता को ही मारकर राज्य पर प्राप्त किया था। ठीक है, यानी कि राज्य पर कब्जा किया था। उसने अंग, लेछव्वी, वज्जी, कोफल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। और अजातशत्रु के समय में सबसे महान घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण थी। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त कौन था? इसके बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में 3वीं से 5वीं सदी तक शासन करने वाला गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। होड़ों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। यानी कि जो कब्जा कर रहे थे तो उनको वहां से खदेड़ दिया, यानी कि उनको भगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझ है कालाशोका के बारे में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका उत्तर नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न जो आप लोगों के समझ दिख रहा है वो है मोहम्मद गजनवी कौन था? इनके बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, तो मोहम्मद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक था जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी तुर्क मूल का था और अपनी समकालीन और
ठीक है, समकालीन लज्जुक तर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। तो आप इसकी इतनी शॉर्ट में परिभाषा लिख सकते हैं, 50 शब्दों में आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। तो ये जो अति लघु उत्तरीय के 10 क्वेश्चन थे, 10 आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, गारंटी है। चलिए बढ़ते अब हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय में होता यह है कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मतलब कि प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 200 शब्दों में देना होता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 7 नंबर दिए जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग प्रूफ के तौर पे देख ही रहे होंगे, सेशन बी खंडवा, ठीक है, लगभग 200 शब्दों में उत्तर देना है और आपको 5 प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय के। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि नवपाषाण कालीन संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही जनरली और हाई लेवल का प्रश्न है। आपकी परीक्षा में अक्सर अगर इतिहास का जो ये एनिफिएंट का जो पेपर होता है हिस्ट्री का, इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है प्राचीन इतिहास में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ओके, उत्तर इसका बहुत ही हाई लेवल का है। अगला प्रश्न जो आने वाला है 100% आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये परीक्षा में हमेशा यह प्रश्न देखने को मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमने अभी तक जब भी परीक्षा हुई है एनिफिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, इसमें ये प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में या फिर टिप्पणी लिखने के लिए 100% ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरह महत्वपूर्ण है। आपके 100% 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तैयार कर लेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वेद से आप क्या समझते हैं। वेद के बारे में आपने सुना ही होगा, वेद पुराण, ठीक है। तो वेद से आप क्या समझते हैं, कितने वेद होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का जर्नली प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, परीक्षा में आएगा भी, और ये सब प्रश्न कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है, बस आपको तैयार करना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझते है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख मतलब कि राजा कौन था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से पॉपुलर है, एवं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, उनका वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं आपकी परीक्षा में पूरे के पूरे चांसेस प्रश्न के आने के, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत बताइए। राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करके लिखना है। लेकिन यह प्रश्न कभी परीक्षा में आता है और कभी नहीं आता है, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने ऊपर अभी प्रश्न बताए हैं वो सारे के सारे बहुत ही टॉप लेवल के हैं। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि भारत में सामंतवाद के उदय पर टिप्पणी लिखिए। यह भी प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहें तो इसका उत्तर पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मौर्यकालीन या फिर मौर्य वंश से जुड़ा आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। मौर्य वंश और गुप्त वंश, ठीक है, ये जनरली प्रश्न होते हैं, ये परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। तैयार कर लेंगे तो जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है आपकी परीक्षा में मतलब पूछे जाने के चांस है। अब आ जाएंगे हम सेशन सी की ओर, यानी खंडसा की ओर। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। इसमें करीब करीब 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेंगे। दोनों प्रश्न को हल करने पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि हिंदुओं की रीति रिवाजों की विवेचना कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा कि हड़प्पा से जुड़ा, हड़प्पा सभ्यता पे जुड़े आपकी परीक्षा में करीब करीब 10 से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। और देखिए अभी यही प्रश्न मतलब कि वहाँ पर प्रश्न था लघु उत्तरीय में, यही प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए।
एवं वर्णन कीजिए। ठीक है, वो वहां पर 7 नंबर का प्रश्न था, यहां पर 10 नंबर का है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण एवं कारणों की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो 17 नंबर का प्रश्न एक ही टॉपिक से जुड़ा पूछा गया है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन स्थिति कैसी थी उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको जरूर तैयार करिएगा। पूरे के पूरे चांस है आने के, वो चाहे लघु उत्तरीय में चाहे दीर्घ उत्तरीय में आएगा जरूर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके ऊपर, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें दीर्घ उत्तरीय के 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न में हिंदुओं की रीति रिवाज, हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति, ये तीनों प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल के हैं। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न इनमें से जरूर देखने को मिलेगा, लघु उत्तरीय में या फिर दीर्घ उत्तरीय में आएगा जरूर। और खासकर ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक कालीन, गारंटी है परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो सारे प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, हड़प्पा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे जुड़े प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ और भी बता दे रहा हूं जिनसे जुड़े आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, यही प्रश्न हो सकता है आपके लघु उत्तरीय में पूछे जाएं। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, उनके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में। हो सकता है कुछ प्रश्न उनमें से आपके लघु उत्तरीय में आ जाए, तो वहां पर आपको 200 शब्दों में उत्तर देना होगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और भी एक हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं जिसको आपको पढ़ लेना है। अशोक के धर्म के बारे में, यानी अशोक के धर्म के बारे में पढ़ लेना है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। ठीक है, ओके, तो इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही हाई लेवल का जनरल प्रश्न है, जो मैंने आपको बताया। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी नहीं फेल कर सकता, गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ। परीक्षा देख के आइएगा, तब बताइएगा कि सर आपके द्वारा प्रश्न आए या फिर नहीं आए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट मतलब कि पेपर कोड है, ठीक है, पेपर का जो नाम है वो जरूर ध्यान दीजिएगा। पेपर का कोड यानी कि पेपर का अगर नाम एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया है टिल 1206, तो ये परीक्षा, मान लीजिए ये अगर पेपर का नाम है तो यही सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, गारंटी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर आपको इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।